आइए मित्रों, आज हम लोग जो है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के विषय में जो है चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा किया। आज हम लोग जो है मंत्री तथा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के विषय में जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जो है संसदीय शासन अपनाया गया। हम प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में पढ़े थे कि भारत में किस तरह का शासन है, तो संसदीय शासन। और ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो संसदीय शासन जो है अपनाया गया। और संसदीय शासन में एक खास विशेषता ये होती है कि उसमें दो तरह के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। ठीक है, तो नाम मात्र का जो प्रधान होते हैं वो हमारे देश में राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब जो है सारे कार्य जो होते हैं, सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन जो है वास्तविक रूप से जो शक्ति का प्रयोग करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के परामर्श से जो है राष्ट्रपति अपने कार्यों को, अपने दायित्व को करेगा। उसके मंत्री परिषद के जो है परामर्श से ही राष्ट्रपति अपने कार्य करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 75 जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, तो हमारे देश में जो है दो प्रकार के प्रधान हैं संसदीय शासन में, एक नाम मात्र के प्रधान जो राष्ट्रपति और एक वास्तविक प्रधान जो प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है एक मंत्री परिषद होती है। उसमें सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है इससे पहले नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि सन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे मंत्रिपरिषद में आप देखते हैं कि विभिन्न मंत्रियों के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। तो ये विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली जिसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो कहा जाता है, इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में 1861 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई। तो एक सवाल परीक्षाओं में आता है कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1861 लॉर्ड कैनिंग के काल में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब हम आते हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को जो है की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो अन्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री उसे नियुक्त करते हैं जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब जो है प्रधानमंत्री की सलाह से पर जो है उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अब मंत्री जो होते हैं वो चाहे लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं या चाहे राज्यसभा के, यानी आपको याद रखना है कि मंत्री जो है वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं या राज्यसभा, किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर वो वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तो उनको 6 महीने का अवसर दिया जाता है कि वो 6 माह में किसी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लें। तो इसको याद रखिए, मंत्री जो बनते हैं वो जो है लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, किसी भी सदन के सदस्य, लेकिन एक ही सदन, ऐसा नहीं कि दोनों के सदन हो जाए। तो किसी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अगर नहीं है तो उनको 6 माह का मंत्री बनने के बाद 6 माह का अवसर दिया जाता है। 6 माह के अंदर वो किसी सदन के सदस्य बन सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए कोई सदस्य के लिए चुनाव लड़ा, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, वो हार गया, तब भी हम अपने देश में देखते हैं कि जो है उनको मंत्री पद दिया जाता है। बाद में वो 6 माह के लिए जो है 6 माह के अंदर कहीं से और से चुन लिए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत सारे प्रत्याशी हार जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलता है, और बाद में वो राज्यसभा से चुन के आ जाते हैं। तो मंत्री बनने के लिए
किसी एक सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, और अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद जो होती है या मंत्रिमंडल जो होती है, ये जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये और अगर सवाल ये बार बार परीक्षाओं में आता है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति, ये जरूर याद रखिएगा। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा। ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो लोकसभा में ही आता है। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है अनुच्छेद 75(3) में, अगर पूछा कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75(3) में। तो अब ये एक सवाल ये उठता है कि जो है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी है, तो लोकसभा जो है ये लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसके सदस्य जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इसीलिए मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं, ये याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम देखते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा जो है राज्य मंत्री, और तीसरा उपमंत्री। मंत्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेकिन कहीं कहीं जो है एक और प्रकार होता है, तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो जो है उसी में एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनको कुछ अवसर जो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्र प्रभार होते हैं तो उनको कुछ विभागों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। तो आपको याद रखना है कि मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। साथ ही जो राज्य मंत्री होते हैं उसमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उनको कुछ जो है कार्यों की आज़ादी रहती है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इन तीनों मंत्रियों में सर्वोच्च कौन होता है, तो कैबिनेट मंत्री। सर्वोच्च कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, और ये दोनों मंत्री उसकी जो है सहायता के लिए और प्रशासनिक कार्य करने के लिए होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो है कार्य और प्रशासनिक कार्य करने के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होते हैं ये जो है ये इनको कुछ जो है हद तक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। कुछ विभागों के कुछ कार्य जो है ये स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकते हैं, इसीलिए इनके साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखिएगा, मंत्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और एक उसमें जो है राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ है उपमंत्री, ये उस मंत्रालय का प्रशासनिक कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी एक मंत्री के खिलाफ, अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो सारे मंत्रिमंडल को जो है त्यागपत्र देना होता है। सारा मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है। तो जो है ये क्यों, इसलिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। तो एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्यों, इसलिए कि वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो है कितने मंत्री बन सकते हैं। तो कितने मंत्री बन सकते हैं, तो अगर केंद्र सरकार में देखा जाए तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक, जैसे लोकसभा में 545 सीट है तो उसका 15%, उसका जो है 15% जो है लगभग मंत्री बनेंगे। ठीक है, अब ये
प्रावधान कब किया गया? तो ये प्रावधान जो है संविधान संशोधन 91वां द्वारा जो है ये किया गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई। वो जो है कुल लोकसभा की कुल सीट का जो है 15%। इसी तरह से राज्यों में अगर हम देखेंगे तो राज्य में किसी राज्य में जितनी जो है विधानसभा की सीट है उसकी मात्र 15% जो है ये मंत्री बन सकते हैं। तो अगर केंद्र सरकार में देखा जाए, संघ सरकार में देखा जाए तो मंत्री लोकसभा की सीट का 15% जो है बन सकते हैं। और यह जो है यह किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई। ठीक है, अब मंत्रियों के कार्य क्या होते हैं? तो मंत्रियों के कार्य राष्ट्रपति की सहायता, विकासात्मक जो भी विकास कार्य होते हैं उनको करते हैं, और साथ ही बजट तैयार करते हैं, और नीति निर्माण भी जो है ये मंत्री लोग करते हैं, अपने अपने विभागों के जो है कार्य करते हैं। हर मंत्री को एक विशेष विभाग दिया जाता है और वो मंत्री उस विभाग का जो है कार्य अपने अपने विभागों का कार्य करते हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं 75(2) अनुच्छेद एक है, इसको जरूर याद रखिएगा। जो है मंत्रीगण, जो भी मंत्रिमंडल या मंत्रीगण हैं मंत्रिमंडल में, वो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद परिधान धारण करते हैं। यानी कल ही बताए थे हम आपको कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तब तक ही बने रहते हैं जब तक उनको लोकसभा का बहुमत हासिल है, लोकसभा में वो विश्वास मत में हैं, तभी जो है वो मंत्री रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो है मंत्रीगण 75(2) में, अनुच्छेद 75(2) में कि मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में ये तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में ये तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनिए, मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, लेकिन मंत्रिमंडल में जो है ये केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और कभी कभी ये स्वतंत्र प्रभार वाले भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल में आते हैं और जितने भी अन्य सभी प्रकार के और कैबिनेट मंत्री के साथ जितने मंत्री हैं जो है ये मंत्रिपरिषद में आते हैं। तो मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार जो है छोटा होता है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण विभागों के फैसले केवल जो है कैबिनेट मंत्री करते हैं, आप जानते हैं। तो इसीलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन है? संख्या कम है लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? मंत्रिमंडल। महत्वपूर्ण कौन है? मंत्रिमंडल। महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल है, लेकिन अगर पूछे कि आकार किसका बड़ा है तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, लेकिन जो है मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कभी कभी जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बुलाया जाता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में हम लोग अंतर समझ गए। अब पूछे कि महत्वपूर्ण डिसीजन कौन लेता है? तो मंत्रिमंडल लेता है और इसकी सूचना मंत्रिपरिषद को दे दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं जो है संविधान में हमारे, अगर पूछा कि मंत्रिमंडल शब्द जो है मूल संविधान में कितनी बार आया है, तो एक बार भी नहीं आया है। हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है लेकिन मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये जरूर याद रखिएगा, हमारे मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन नहीं था, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, केवल मंत्रिपरिषद का था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। और ये किस वर्ष किया गया? तो 1978 में। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। इससे पहले मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, केवल मंत्रिपरिषद का था। तो हम लोग ये भी जान गए। अब एक आता है किचन कैबिनेट क्या है। तो किचन कैबिनेट जो है हमको याद रखना है कि जैसे कोई भी निर्णय जो होता है, जैसे कोई भी विभाग का निर्णय होता है, उसमें उस विभाग का, उस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री जिम्मेदार होता है, लेकिन ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल उस निर्णय को लेती है। लेकिन होता क्या है, जब प्रधानमंत्री अपने कुछ जो है खास अधिकारियों
अपने परिवार के सदस्यों द्वारा कोई भी निर्णय जो है अपने घर में बैठ के ले लेता है तो उसे ही कहा जाता है किचन कैबिनेट। किचन का मतलब होता है रसोइयाँ। किचन का मतलब क्या है? रसोइयाँ, यानी रसोई घर में बैठ के खाते पीते, नाश्ता करते, चाय पानी पीते जो है निर्णय ले लेते हैं, तो जो है उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन इसका ये जो शब्द है ये मीडिया द्वारा दिया गया, लेकिन हमारे देश में किचन कैबिनेट रहा है क्योंकि ये जो है संसदीय शासन के खिलाफ माना जाता है, लोकतंत्र के ये खिलाफ है। क्योंकि जब भी कोई निर्णय किसी विभाग द्वारा, किसी कैबिनेट मंत्री द्वारा लिया जाता है तो उसमें सारे मंत्री सामूहिक रूप से जो है उस निर्णय पर सहमति देते हैं। परंतु अगर केवल प्रधानमंत्री जो है कुछ अपने खास विश्वस्त जो है व्यक्तियों द्वारा जो है कोई निर्णय ले ले तो वो क्या है? ये तो लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ है, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो है किचन कैबिनेट का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जब भी किचन कैबिनेट का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री जो है अपने जो है खास लोगों के द्वारा जो है अपने घर में बैठ के चाय पानी नाश्ता करते समय कोई निर्णय ले लेता है तो उसे जो है किचन कैबिनेट कहा जाता है। अब हम आगे जाते हैं अतिरिक्त प्रभार। जब किसी भी कैबिनेट मंत्री को एक अतिरिक्त और मंत्रालय दिया जाता है, जैसे कोई रेल मंत्री है उसे जो है वित्त मंत्रालय भी दे दिया जाए, तो इसे कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। जब किसी कैबिनेट मंत्री को कोई और मंत्रालय दे दिया जाता है एक्स्ट्रा, जैसे किसी रेल मंत्री को, किसी जो है गृह मंत्री को एक्स्ट्रा मंत्रालय दे दिया जाए तो इसे जो है अतिरिक्त प्रभार जो है कहते हैं। एक होता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट जो है जैसे हमारे यहाँ मंत्री जो लोग होते हैं ये जो है अपने विभाग का निर्णय लेते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो अपने विभाग का निर्णय लेते हैं, ठीक है, अपने विभाग के सर्वोच्च होते हैं। लेकिन जैसे रोड मंत्रालय है, अब रोड का काम तो जो है रोड मंत्री करेंगे, ठीक है, परिवहन मंत्री करेंगे। लेकिन जो है हमारे देश में एक पहले जो है योजना आयोग था, उसका नाम बदल के 2015 में जो है अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। क्या होता है कि जो है पहले योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग, ये सारे जो है कब बजट का कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे ये पूरी योजना बना के जो है सरकार को देता है। तो वर्तमान में नीति आयोग सारी योजना बना के देता है, कहाँ से रोड जाएगी, कहाँ से रेलवे लाइन जाएगी, कहाँ बंदरगाह बनेगा, ये सारा चीज़ वो देता है। मंत्री महोदय लोग उस पर केवल कार्य करते हैं। तो इसीलिए जो है एक विद्वान थे जो है के संथानम, उन्होंने जो है योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। किसने कहा था? तो जो है के संथानम ने। क्यों कहा? इसलिए कि मंत्रालय तो जो है जो नीति आयोग या योजना आयोग जो सुझाव देता है केवल उसी पर जो है कार्य करते हैं। तो इसीलिए सुपर कैबिनेट किसे कहा गया? तो पहले योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग। अब हम देखते हैं जो है पीएमओ ऑफिस। जब किसी मंत्री को कोई अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, कोई अतिरिक्त मंत्रालय दिया जाता है और बाद में उसको लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं संभल पा रहा है, तो वो जो है सीधे प्रधानमंत्री को जो है सौंप देता है और प्रधानमंत्री उसे पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस, जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो वो जो है मंत्रालय सीधे पीएमओ में चला जाता है, जहाँ जो है अधिकारियों के माध्यम से उस मंत्रालय को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी मंत्री से कोई मंत्रालय नहीं संभलता है, 2 से अधिक मंत्रालय है, तो वो जो है प्रधानमंत्री से कहता है कि हमसे नहीं संभल पा रहा है, तो वो जो है विभाग मंत्री उपलब्ध न होने के कारण वो विभाग पीएमओ यानी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सौंप दिया जाता है और वो ऑफिस जो है उस विभाग के कार्यों को देखता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे। अब हम लोग जो है एक बार इसका जो है फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो है मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिगण मंडल जो है, इसमें हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री जो होते हैं किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा के। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उन्हें सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मंत्री 3 प्रकार के मंत्रिमंडल जो होती है या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में तो जो है सारे मंत्रिमंडल को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री में एक मंत्रालय जो होता है सुपर जो है ये जो है होता है आपका जो है स्वतंत्र प्रभार। अब हम लोग देखते हैं जो है मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो कुल लोकसभा सीट का जो है 15% हो सकती हैं और विधानसभा का भी 15%, ठीक है। अब इनके कार्य क्या होते हैं मंत्रियों के? तो राष्ट्रपति की सहायता, विकासात्मक कार्य, बजट और नीति निर्माण
होता है। इधर हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में सारे प्रकार के मंत्री आएंगे और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। और संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख था, लेकिन मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। ठीक है। अब उसके बाद किचन कैबिनेट, जब जो है प्रधानमंत्री अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से अपने घर में बैठे बैठे डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तो उसे कैबिनेट किचन कहा जाता है। जब किसी मंत्री को एक मंत्रालय के अलावा दूसरा जो है अन्य मंत्रालय दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। जो है के संथानम विद्वान ने जो योजना आयोग को जो है सुपर कैबिनेट कहा था। और पीएमओ ऑफिस, जब कोई मंत्री जो है 2 से अधिक मंत्रालय नहीं संभाल पाता है, 1 से अधिक मंत्रालय नहीं संभाल पाता, तो वो मंत्रालय जो है पीएमओ ऑफिस को जो है सौंप दिया जाता है जो है, और उस मंत्रालय का कार्य पीएमओ करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।